बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे साथ बेसिक मैथमेटिक्स को रिवाइज कर रहे हैं और इसका पर्पस डिफरेंट जॉब्स के टेस्ट प्रिपरेशन है। अब बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम कुछ बुक्स का रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि क्लास 6 से शुरू करेंगे। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और 9, 10 में मैथमेटिक्स की वो बुक्स जो जनरल मैथमेटिक्स कहलाती हैं, यानी वो लोग पढ़ते हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं बल्कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। स्पेशली पंजाब के अंदर उनकी बुक सेपरेट है। 9th की आर्ट्स की बुक और 10th क्लास की मैथ की आर्ट्स की बुक, उसको हम जनरल मैथमेटिक्स कहते हैं। और इसके बाद एक बुक और हमें देखनी चाहिए, वो बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से पढ़ाई जाती है आईकॉम के स्टूडेंट्स को, आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये 5 बुक्स आप रिव्यू कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एंड आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स। अच्छा, इसके अलावा पहले तो हम ये रिव्यूज करेंगे, और ये रिव्यूज आप हर बुक को 1 से 2 घंटे के अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप स्किप करना चाहें तो आप क्लास 6, 7 की बुक्स भी स्किप कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली आप क्लास 8 से स्टार्ट ले सकते हैं। और जब आप इन बुक्स को रिव्यू कर लें, उसके बाद मैंने आपके लिए 10 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, यानी 10 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। फिर हम उन 10 टॉपिक्स को करेंगे। उन 10 टॉपिक्स के अंदर फार्मूला पेजेस हैं, उनके की पॉइंट्स हैं। और फिर उन 10 टॉपिक्स के अंदर हर टॉपिक के अंदर से 30 MCQ है। जब आप वो टॉपिक वाइज कर लेंगे तो फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन है ये पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके अलावा आप जानते हैं कि आपका जो 9th 10th साइंस की बुक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइंस की बुक्स, ये 4 जो बुक्स हैं, ये हमारा एक दरमियानी कोर्स कहलाता है, एक मिडिल प्रिपरेशन पार्ट है हमारा, जिसमें हम इनके 17 चैप्टर्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। और इन्हीं 19 चैप्टर्स पे 19 लेक्चर्स हैं, फिर इन्हीं पे MCQs हैं, फिर इन्हीं के सेपरेट टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हैं। और उसके बाद आपका BSc का कोर्स, MSc का और BS का, वो एडवांस्ड मैथमेटिक्स जो है वो एक थर्ड सेक्शन है हमारी तैयारी का। तो इस तरह हमारी जो तैयारी है मैथमेटिक्स की, वो 3 सेक्शंस पे डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 आर्ट्स और आईकॉम का बुक। उसके बाद हमने इनको 10 चैप्टर्स में डिवाइड करके फार्मूला पेजेस और MCQs और टेस्ट सेशन। इसी तरह जो नाइन्थ 9, 10 साइंस है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन 4 बुक्स को मिला के हम 16 टॉपिक्स के अंदर या 17 टॉपिक्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो BS की और MSc है वो तो फिर आगे सब्जेक्ट वाइज है, हमने उसको 10, 12 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक फुल प्रिपरेशन है। आगे फिर आपकी नीड बेस्ड है, जैसे जो स्कूल टीचर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त के पैटर्न के मुताबिक, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो जस्ट BSc लेवल तक कर रहे हैं, और जो लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ज़्यादा फोकस जो है वो BSc और MSc है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो आप क्लास 6 और 7 ये मैथमेटिक्स आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली भी क्लास 8 के मैथमेटिक्स से स्टार्ट ले सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारे पास है नंबर्स एंड ऑपरेटर्स का, तो हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अब नंबर्स एंड ऑपरेटर्स की जब बात होती है, नंबर्स एंड ऑपरेशंस की, तो मैं आपको फिर से आज पूछ लेता हूँ। चले, आप मुझे आज चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरा जो लेक्चर है रियल नंबर सिस्टम्स का और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया है, ये आपको फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो ये आपने वॉच कर ली है? अगर आपने ये वॉच कर लिया है तो आपने ये देखा होगा कि हमने बड़े एक अच्छे सीक्वेंस में हमने इन नंबर्स को डिफाइन किया है। हम फिर से यहाँ मैं आपको चले रिपीट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जीरो, और आपको मैंने बताया था जब नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट शुड बी अ नंबर। और यहाँ से इन्वेंशन हुई जीरो की, जीरो को इंक्लूड कर लिया तो ये होल नंबर्स आ गए। और जब हम इंटीजर्स पे गए
इंटीजर्स पे कैसे गया, नेगेटिव इंटीजर्स की इन्वेंशन हुई, नेगेटिव इंटीजर्स की इन्वेंशन की कैसे हुई, ये डिटेल के साथ उस लेक्चर में डिस्कशन हुई है मेरी आपके साथ। मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। नेगेटिव इंटीजर्स की इन्वेंशन कैसे हुई, जैसे हम जीरो से वन स्टेप आगे जाते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं, तो इसको वन कहते हैं, टू स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं तो टू कहते हैं। ऐसे ही जीरो के पीछे भी कुछ स्टेजेस हैं, -1, -2, -3, एंड दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स। इनकी एप्लीकेशंस भी हैं डेली लाइफ के अंदर। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आप जीरो से पीछे हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ फिजिकल एप्लीकेशन डिस्कस हुई है उस लेक्चर में। तो बहरहाल नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ये मिलके बनाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। उसके बाद आ गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो दो इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में होते हैं उनको आप रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसके बाद जो दो इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में नहीं होते उन रियल नंबर्स को इरेशनल कहते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल के साथ उस लेक्चर में डिस्कस हो गई हैं। और इसके बाद आप रैशनल नंबर्स को या रियल नंबर्स को इन जनरल आप फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 4 ग्रुप्स बनाए थे नंबर्स के, कि एक के रियल नंबर्स के 4 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंटीजर्स, इंटीजर जिनका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। बाज बुक्स के अंदर टर्मिनेटिंग के अंदर ही आ जाते हैं इंटीजर्स भी, लेकिन मैं समझाने के लिए, मजीद क्लियर करने के लिए ग्रुप्स बना रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ये टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं और वहां पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है प्रोसेस। तो जो टर्म उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर बाद ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनमें डेसिमल के बाद आपके पास कोई डिजिट, खास डिजिट जो है वो रिपीट होता है इन्फिनिट टाइम्स, या एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होता है इन्फिनिट टाइम, 233, 233, 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद एक टाइप आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ना तो ये टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, बल्कि फॉर एग्जांपल ऐसे करके आपके पास डिस्टिंक्ट जो डिजिट्स हैं वो अपीयर होते रहते हैं, कोई रिपीटिशन किसी खास सीक्वेंस में नहीं होती, ठीक है। सो ये आपके पास 4 टाइप्स हैं। इंटीजर्स जिनका डेसिमल पार्ट जीरो होता है, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जिनके डेसिमल पार्ट के अंदर इन्फिनिट डिजिट्स होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं एक डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो टर्मिनेट भी नहीं होते और उनके अंदर कोई सीक्वेंस के साथ डिजिट्स रिपीट भी नहीं होते। ये टाइप्स हैं रियल नंबर्स की जब उनको डेसिमल के अंदर चेंज किया जाता है। तो इनमें से जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि दो इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में, जबकि क्यू नॉन जीरो लिखे जा सकते हैं, इन नंबर्स की जब इनको जब डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो या तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं, या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती हैं, या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन होती हैं। ये कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नहीं बनते। तो यहाँ से क्लासीफाई करना इरेशनल को आसान है कि जो इंटीजर्स हैं टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाती हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। और इनकी एग्जांपल्स में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके स्क्वायर रूट्स, उन सबके स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह पाई और ई दो कांस्टेंट यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है। तो मेरे उस लेक्चर में रियल नंबर्स वाले में जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें इस पे डिटेल के साथ डिस्कशन की गई है, रैशनल इरेशनल नंबर्स में, और कैसे इनके अंदर फर्क किया जाता है और इनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। वो ये कि अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको आप डेसिमल की फॉर्म में है तो आप उसको सिंपल पी बाई क्यू की या इरेशनल नंबर की फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। इंटीजर है तो वो तो उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो उसमें बहुत सिंपल है, को डेसिमल पॉइंट की जगह आप वन लिख देंगे, डिजिट की जगह जीरो लिख देंगे। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिसाल के तौर पे 0.333 लिखा है तो इसको कैसे
1/3 में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके दो मेथड मेंशन है, एक आपकी शायद 9th की क्लास में और एक आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में मेंशन है। तो आप वो दोनों में से कोई भी अडॉप्ट करके आप ये सीख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। और जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को तो आप फ्रैक्शन में बदल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं और किसी भी इरेशनल नंबर को दो इंटीजर की रेशो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक रियल लाइन होती है, एक लाइन लगाते हैं, उसके मिडल में आप जीरो लिखते हैं, एक 1 यूनिट डिस्टेंस तय करते हैं और उस डिस्टेंस के बाद हमारे पास राइट साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं। अब किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत आसानी से हो सकता है रियल लाइन पे। साल के तौर पे अगर वो इंटीजर है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फौरन ड्रा कर देंगे कि इंटीजर 5 जो है वो यहाँ पे आता है। अगर वो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 मीन्स के दिस नंबर 2.5 लाइज बिटवीन 2 and 3। आप 2 and 3 के दरमियान 10 पार्ट्स कर लेंगे और जो 5 पार्ट्स के बाद 2.5 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई आ जाती है फ्रैक्शन मिसाल के तौर पे 7/3, तो आप क्या करते हैं, आप इसको पहले तो चेक करेंगे कि ये कहाँ लाई करता है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग है, 3 2 6 3 3 9। तो इसका मतलब है कि इट लाइज बिटवीन 2 and 3। और इसको आप, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें। तो ये बन जाएगा 2 होल 1/3, 3 2 6, 6 + 1 7, तो 7/3 = 2 होल 1/3। तो इसका मतलब है कि दिस इज नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। तो अब आप 2 पे चले जाएं, ये मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये 2 है ये 3 है। अब क्या करेंगे, हम 2 पे चले जाएंगे, 2 होल 1/3 है तो ये आ गया 2। अब उसके बाद 2 और 3 के दरमियान जो लाइन है, इसको आपने क्या करना है, 1/3 है ना, 1/3, तो आपने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जो भी डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उतने पार्ट्स के अंदर आप इसको डिवाइड कर दें। ये हमने 3 में डिवाइड कर दिया और नोमिनेटर में जो नंबर होगा 1, उतने पार्ट्स ले लें। तो आप, इसका मतलब है कि इसमें से सिर्फ 1 पार्ट लें, तो 2 होल 1/3 यहाँ पे बनता है। इस तरह आप किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को भी आप रियल लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस आ जाता है इरेशनल नंबर का। मिसाल के तौर पे √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको रियल लाइन पे कैसे जाहिर किया जाए। एक तरीका तो हम करते हैं कि हम इसको चेंज कर लेते हैं और हम इसको चेंज करके हम इसकी बना लेते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और हम राउंड ऑफ करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन वो राउंड ऑफ करके कर, लेकिन वो एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं है, इसकी एग्जैक्टली नहीं हमने बयान किया होता। अगर हम एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 2 को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। आप इसको, एक मेथड है इसको ट्रायंगल मेथड। आप इसको देखें कि अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका बेस 1 है और हाइट भी 1 है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा ये स्क्वायर रूट 2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, टू स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। तो इसका जो हाइपोटेन्यूस है, इसकी लेंथ स्क्वायर रूट 2 बन जाएगी। ठीक, अब आपके पास ये लाइन आ गई है स्क्वायर रूट 2 लेंथ की। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे जीरो पे प्रकार को रख के खोलें इसके बराबर और यहाँ से एक कर्व आर्क लगाएं। ये आर्क इस लाइन को जहाँ पे कट करेगी, ये एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 2 डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप एग्जैक्टली जो है ड्रा कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स को भी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रा ए रियल नंबर ऑन द रियल लाइन। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हो गई हमारी नंबर सिस्टम के बारे में। तो रियल नंबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जिनको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनते हैं। रैशनल नंबर्स, इनकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक टर्मिनेटिंग, और एक मैंने और आसानी के लिए कहा कि आप इसको टर्मिनेटिंग से में से इंटीजर को अलग कर लें, ज़रा और आसान हो जाएगा, तो एक इंटीजर्स। ठीक होगी, तो अब आपके पास ये कैटेगरीज बन जाती हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, तो ये आगे आ जाएंगी अब हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। और अब एक और लेक्चर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस वॉल्टर रूडन की बुक से
मैंने रियल नंबर सिस्टम पे एक लेक्चर दिया था, और उसका लिंक भी भेज देता हूँ, और उसमें मैंने डिटेल के साथ इसको स्टडी किया था। और अब वहाँ आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज की। इसके अलावा एक और लेक्चर भी आप देख लें, आरजी बार्टल की बुक से, मैथमेटिकल एनालिसिस की, रियल एनालिसिस की बुक आरजी बार्टल की, उसमें से भी मैंने रियल नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया हुआ है। तो ये लेक्चर भी आप ज़रूर देखें, तो आपको ये काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एडवांस्ड प्रॉपर्टीज भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी रियल नंबर्स की। Absolute value of a real number. What is absolute value of a real number? Absolute value of a real number क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है जीरो से किसी भी नंबर का। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पड़ा है फर्ज करें -3, यहाँ पड़ा है 5, और यहीं पे कर लेते हैं +3 भी। तो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होगा उसका डिस्टेंस जीरो के साथ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जीरो का 3 का डिस्टेंस क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 का मतलब है कि जीरो से लेकर 3 तक का डिस्टेंस, तो ये 3 यूनिट्स का है। अच्छा, इसी तरह -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? अब -3 का जीरो से क्या डिस्टेंस है? अब डिस्टेंस से मुराद है कि कितने स्टेप्स चल के -3 तक पहुंचेंगे, तो ये -1, -2, तो ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस लेंथ होती है, लेंथ, तो ये लेंथ 3 यूनिट्स है, और ये लेंथ हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव इटसेल्फ होती है, और नेगेटिव रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो उसका पॉजिटिव रियल नंबर होती है। ठीक है, इसे हम यूं लिखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम नंबर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। इन दोनों केसेस में एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज सेम एक्स। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है, मिसाल के तौर पे ये आपका एक्स है, तो अगर एक्स लेस देन जीरो तो फिर आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी द नेगेटिव ऑफ एक्स। अब आप देखें कि x क्या है, -3, एंड नेगेटिव ऑफ x क्या होगा? नेगेटिव ऑफ -3, नेगेटिव ऑफ -3 इज +3। इस तरह से ये नंबर भी प्लस में आ जाएगा। तो इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना कि x मॉड की वैल्यू, क्योंकि हम प्लस माइनस एक्स लेते हैं तो इसमें हम पॉजिटिव भी ले रहे होते हैं और नेगेटिव भी, ऐसा नहीं है। x मॉड को x कब लिखते हैं? जब वो पॉजिटिव हो, ऑलरेडी पॉजिटिव या जीरो। और एक्स मॉड को नेगेटिव एक्स कब लिखते हैं? जब वो नेगेटिव हो, यानी जब उसके अंदर भी माइनस साइन आ रहा हो। तो एज अ रिजल्ट ये भी पॉजिटिव आता है, तो एक्स मॉड की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। ये जो -x है, ये इस माइनस को खत्म करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए -3 की, -7 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए, अब क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। x minus y, absolute value of x minus y is same as the absolute value of y minus x। ठीक है, absolute value of x plus y is always less equal to the absolute value of x plus absolute value of y। It is always greater equal to the absolute value of x minus absolute value of y whole mod। And also a number x always lies between the negative x mod to positive x mod। ठीक है, इस तरह की इसकी आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखी हैं। एंड x mod इज जीरो इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज जीरो। ठीक है, सो दे दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आपके पास आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। एक इक्वालिटी के हिसाब से प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, इक्वालिटी के हिसाब से, और एक इनइक्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, इनइक्वालिटी को ऑर्डर भी कहते हैं, तरतीब से ये लफ्ज ऑर्डर, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ऑर्डर पाया जाता है लेस इक्वल का। इक्वालिटी जो है ये, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे हम जाएंगे। कुछ लाज हैं, मिसाल के तौर पे एडिशन के लिहाज से, और कुछ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज। आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हो तो उनका सम भी एक रियल नंबर होता है। इसी तरह उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरी ट्रिवियल, सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन आप कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह आप एडिटिव आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, ऐसा नंबर जो किसी नंबर भी ऐड होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बात की जाए तो फिर वो नंबर 1 है।
क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एक ऐसा नंबर जो के गिवन नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी में बदल दे, वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि वन है, तो इसके लिए वो नंबर वन बाई ए होगा। और जीरो के लिए आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप जानते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जानते हैं। तो अगर इन्हें काउंट करें तो ये कुछ 11 प्रॉपर्टीज है। आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने अलजबरा के क्वेश्चन के साथ कि आर इज अ फील्ड, कि आर जो है वो एक फील्ड बनाता है। इट इज अ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड नॉन जीरो रियल नंबर्स फॉर्म ए अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और आप जानते हैं कि एक ऐसा सेट जो अंडर एडिशन में बिलियन ग्रुप बनाए और अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट्स जो उसके जो हैं वो बिलियन ग्रुप बनाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, तो आप उस सेट को कहते हैं कि ये सेट फील्ड है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की इक्वालिटी के लिहाज से। और रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटी के लिहाज से। इनइक्वालिटी के लिहाज से, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आप जानते हैं कि हर दो रियल नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको कोई से दो नंबर दिए जाएं, तो या तो वो इक्वल होगा ए बी के, या ए लेस होगा तो या बी लेस होगा। तो इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर एवरी टू रियल नंबर। और इसको टोटली ऑर्डर्ड भी कहते हैं, टोटली ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं वो टोटली ऑर्डर्ड सेट है। टोटली ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप अगर उसके कोई भी दो एलिमेंट लें तो आप उसमें बता सकते हैं कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक है, इसके बरक्स आगे चल के आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, कि फर्ज करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वन टू और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है टू वन। तो आप इसके अंदर से नहीं कंपेयर, इनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसका रियल पार्ट देखेंगे तो जो फर्स्ट नंबर जेड वन है इसका रियल पार्ट छोटा है जेड टू से। लेकिन अगर आप इमेजनरी पार्ट्स को देखेंगे तो जेड वन का इमेजनरी पार्ट बड़ा है जेड टू से। तो ऐसे नंबर का इनकम्पेरेबल होते हैं, तो इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके अंदर कुछ नंबर ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे 05 या 07 को कंपेयर करना हो तो आप बता सकते हैं कि 07 इज ग्रेटर देन 05। तो ये जो एक लेस इक्वल का ऑर्डर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ एलिमेंट्स में लगाया जा सकता है, कुछ में नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर। और ऐसा ऑर्डर जो हर दो एलिमेंट्स के दरमियान होता है इसको हम कहते हैं टोटल ऑर्डर, और सेट को टोटली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। इसको अगर आपने डिटेल से देखना हो, ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, टोटल ऑर्डर क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज को, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सेट थ्योरी का। मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें आप ऑर्डर्ड सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट, पार्शली ऑर्डर्ड सेट, इसको आप डिटेल से आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी इंप्लाइज ए लेस देन सी। ठीक है, यहाँ आप मेरे सेट थ्योरी के लेक्चर्स में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी डिटेल से देखें, रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को देखें, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। उसके बाद आप उसमें जाके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, स्क्यू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एंटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स आप वहाँ पे सेट थ्योरी के अंदर जाके देख सकते हैं। इसी तरह एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कि अगर आप ए लेस देन बी है तो ए प्लस सी लेस देन ए बी प्लस सी हो जाएगा। ए लेस देन सी है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप उसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। डिवीजन में भी ऐसी है और रेसिप्रोकल में भी ऐसी है। आप जानते हैं कि अगर a लेस देन b हो तो दिस इंप्लाइज वन ओवर ए इज ग्रेटर देन वन ओवर बी। अगर एक नंबर दूसरे नंबर b से लेस है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो रिवर्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि वन लेस है फाइव से, लेकिन वन का रेसिप्रोकल वन, फाइव का रेसिप्रोकल वन ओवर फाइव। वन लेस है फाइव से, लेकिन वन का जो रेसिप्रोकल है वो ग्रेटर है वन ओवर फाइव से। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेने से भी इनइक्वालिटी साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, a few exercises for your students. And next is estimation and approximations. Estimation and approximations को आप लिंक करें अपनी कोर्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप ये पढ़ते हैं एस्टिमेशन एंड एरर का चैप्टर्स, जहाँ पे आप
आप डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, जहाँ पे आप ट्रंकेशन एरर्स को, राउंड ऑफ एरर्स को और डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है राउंड ऑफ का। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है? राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है? एक आसान एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि टाइम अगर हो गया है, फर्ज करें 7:10। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा बताएं जी टाइम क्या है, आप कहेंगे जी 7:15। ठीक है, फर्ज करें कि टाइम हो गया 8:55 का, तो कोई आपसे पूछे बताएं टाइम क्या है, आप कहेंगे जी 9 बजे। तो ये जो हम अब ये जो टाइम अब टाइम बता रही है एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे ना, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके करीब तरीन जो घंटा है फर्ज करें आपने वो बता दिए, तो आपको मिनट्स नहीं बताने पड़े। ठीक है, अब मुझे बताएं इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है? एक्यूरेट तो ये है 8:55, लेकिन राउंड ऑफ करके जो है वो आप उसको 9 कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों, अब ये जो एरर, इसमें अब एक एरर है, इनके अंदर जो डिफरेंस है दैट इज एन एरर, ये एरर है। एक तो आपने ये देखना है कि एरर क्या चीज होती है, एक आपने देखना है कि एक्यूरेट कौन सा होता है ज्यादा। अच्छा, एक आप और भी नोट करें कि इन दोनों के अंदर आपके पास डिजिट्स का फर्क है। 855 में आपके पास 3 डिजिट्स हैं और 9 में आपके पास सिंगल डिजिट है। इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, इसके अंदर सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो जितने डिजिट आप कम कर देते हैं उतनी ही एक्यूरेसी भी कम होती है, जितने डिजिट बढ़ाते हैं उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ये जो डिजिट्स का कॉन्सेप्ट है ये असल में कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होते हैं किसी भी डाटा में, किसी भी नंबर में, उतनी ही उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। और जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते हैं उतनी उसकी एक्यूरेसी भी कम होती है। ठीक है, तो अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और कौन सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, और कौन से डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होते। अच्छा, एक तो बहुत आसान सी बात है कि डिजिट्स हैं कौन कौन से। डिजिट्स हैं आपके पास 0 से लेके 9 तक। ठीक है, अब इनमें से 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और ये हम काउंट करते हैं डिजिट्स के अंदर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर। ऑल दीज आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, तो इनका तो मसला हल हो गया। इसका मतलब मसला सिर्फ जीरो का है, जीरो कभी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और कभी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जीरो अगर इन बिटवीन आ जाए, जीरो का केस, जीरो अगर इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, जीरो अगर बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, ये जो स्टार्ट में लीडिंग जीरो जिनको आप बोलते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। ठीक है, जीरो अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के एंड पे आ जाए तो ये अगर डेसिमल के बाद एंड पे आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में डाटा दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में मिसाल के तौर पे ये दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन मीन कि जो फर्स्ट डिजिट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए और डेसिमल, उसके बाद डेसिमल आ जाए। दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो फिर जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, चाहे उसमें जीरो भी आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं ये 4 होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको पॉइंट्स में लिख लें और इसको रिवाइज कर लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। और राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है? राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जितने डिजिट्स तक लेना हो वहां तक आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, और जिस नंबर को आप ड्रॉप करते हैं, तो अगर वो नंबर लेस देन 5 है तो आप उसको वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं। अगर वो नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 है तो आप क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट डिजिट में आप 1 ऐड कर लेते हैं। बस ऑथर्स जो है वो 5 की भी डिवीजन बनाते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं अगर 5 है या उससे ग्रेटर नंबर है, आप उसको राउंड ऑफ करते हुए उसके नेक्स्ट डिजिट के अंदर 1 ऐड कर दिया करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था राउंड ऑफ का, और ये कॉन्सेप्ट था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और ये कॉन्सेप्ट था एरर्स का। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें है। अच्छा, इसके अंदर ये एक मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, स्क्वायर निकालने का। 1 स्क्वायर के लिए आप क्या करते हैं, 1 लेते हैं। 2 स्क्वायर के लिए आप क्या करिए, आप एक एक स्क्वायर ओपन करने के लिए एक पैटर्न बनाते हैं नंबर्स का। जैसे आप एक नंबर में डिस्कस करते थे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अगर आपने निकालना है तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जाएंगे,
और फिर वापस आ जाएंगे। 5 के बाद 4 + 3 + 2 + 1, यानी स्टार्ट और एंड पे 1 होगा, और उस नंबर तक जाएंगे 1 2 3 4 5, और फिर 5 से वापस 5 4 3 2 1। एक मेथड ये है, इसको नंबर पैटर्न कहते हैं, स्केयर निकालने के लिए नंबर पैटर्न। एक मेथड और है, वहां पे आप क्या करते हैं, स्केयर निकालने के लिए आप जस्ट आड नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे उसी, अगर 5 के स्केयर की बात की जाए, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लेने हैं। 5 स्केयर = 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हो गए। इनको आपने ऐड कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 29। तो 25, 5 स्केयर = 25। तो ये दो नंबर पैटर्न हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया स्केयर रूट। अब स्केयर रूट कैलकुलेटर तो आपको दे ही देता है। स्केयर रूट निकालने के दो मेथड आपने सीखे हुए हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर आप जिन जिन नंबर्स के स्क्वायर्स बन जाते हैं उनका स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है। तो स्केयर रूट निकालने का एक तरीका ये प्राइम फैक्टराइजेशन का है। और जिन डिजिट्स का स्क्वायर नहीं बनता, वो इंडिविजुअली स्केयर रूट के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। फर्दर अगर आप चाहें तो आप उनको डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होता है, ये 8 क्लास में ही सिखाया जाता है, इससे पहले ये नहीं आ रहा, ठीक है। डिवीजन मेथड में आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, इवन डेसिमल्स के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा बस रिकॉल कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, आप बड़ी आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। करते क्या है इसमें, आप डेसिमल पॉइंट से, फर्ज करेंगे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट से टू टू डिजिट्स के आप यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं, 2 4 और 0 1। मिसाल के तौर पे अगर 5 भी हो तो वो सेपरेट रह जाएगा। तो आप डेसिमल से इस तरफ, यानी कि आप राइट साइड से डेसिमल से आप यहाँ से पेयर्स बनाते हैं। डेसिमल से इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपके पास इधर भी नंबर्स होते हैं, तो आप डेसिमल से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं दोनों तरफ की, ठीक है। अच्छा, करते कैसे हैं इसको, स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से, विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन एंड विदाउट कैलकुलेटर। ये फर्ज करें 10 24 है, तो आपने पहले पेयर्स बना लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर से फर्स्ट पेयर ले लेना है, वो क्या है, 10 है। अब आपने एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर लेके आपने इसको 10 तक लेके जाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लिखते हैं तो इधर 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर 16 है। 16 10 से बढ़ गया, तो अब 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 लिखेंगे, 3 3 9। तो ये आपके पास रह गया 1 2 4 बन गया। अब क्या करेंगे, अब जो भी इधर आपके पास नंबर है यहाँ पे, उसको आप डबल कर लेंगे। अब 3 को डबल करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपने किसी नंबर का स्क्वायर लेना है, यानी किसी नंबर को आपने यहाँ पे वो नंबर लेना है जो जिसके साथ उसी नंबर को ही मल्टीप्लाई करके बने। अब देखिए हिंट भी है आपके पास, इधर से 6 है, 6 2 12, इधर से 4 है, 2 2 4। तो इसका मतलब है कि आप इधर भी ये याद रखें, जो नंबर आप इधर लिखेंगे वही नंबर ऊपर भी लिखेंगे। अब 2 2 4 एंड 6 2 12, तो ये आपके पास जो आंसर आ गया वो है 32। इसका मतलब है कि 10 24 का जो स्क्वायर रूट है वो 32 होगा। ठीक, अब आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आप एक डेसिमल्स में नंबर लें और उसका स्क्वायर रूट आप इस मेथड से फाइंड करें, ठीक है। तो ये इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप विदाउट कैलकुलेटर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है। तो फर्दर इसकी एक्सरसाइजेज हैं, आगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स हैं, फिजिकल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, और ये एक रिव्यू एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज सेट्स। अब सेट्स का जो है, ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप सेट थ्योरी की पूरी प्ले लिस्ट आपके पास है, या जस्ट मैं टॉपिक रिकॉल करूंगा और आप वेल नोन सेट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, ऑड, इवन, रैशनल, आप यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर, फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, इनकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सेट लिखने के मेथड्स कौन से हैं, टेबुलर मेथड, आप जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं एलिमेंट्स को, डिस्क्रिप्टिव में वर्ड्स की मदद से बयान करते हैं, सेट बिल्डर में अलामतों की मदद से बयान करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं जिनमें एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हो, इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो दो सेट्स के अंदर। डिटेल के साथ डिस्कशन है। ऑर्डिनैलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे और बाइजेक्शन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब तक जो बातें हैं इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बात इक्विवेलेंट सेट्स है।
अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपके पास बेसिक ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ठीक है। और इसके बाद यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप अगर आपको याद होगा कि ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इक्वल नॉट इक्वल बी माइनस ए के। तो इसमें हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कोई ऐसा डिफरेंस बताएं जो कम्यूटेटिव हो। तो वो हमने कहा था सिमेट्रिक डिफरेंस, हमने डिफाइन डेफिनेशन दी थी, रिकॉल की थी डेफिनेशन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की। तो आप देखें, अगर आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट है 3 4 5 6 7, तो जब आप a माइनस बी फाइंड करते हैं तो आप लिखते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a के अंदर से आप b के एलिमेंट निकाल देते हैं 3 4 5, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखते हैं जस्ट। और b माइनस ए जब करते हैं तो b के अंदर से a के एलिमेंट्स निकाल देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखते हैं जस्ट। तो आप देखते हैं कि a माइनस बी इज एक्चुअली सबसेट ऑफ a, b माइनस ए इज सबसेट ऑफ b, एंड a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। पे यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि कोई ऐसा डिफरेंस जो जिसमें जो कम्यूटेटिव हो, a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल हो। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि हम एक सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन करते हैं, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, डिफरेंट नोटेशन के साथ डिफरेंट बुक्स में लिखा होगा। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखें, आप ए माइनस बी में वो ले रहे हैं जो ए में है बी में नहीं है, बी माइनस ए में वो ले रहे हैं जो बी में है और ए में नहीं है। ए एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना दोनों में, वो माइनस कर देते हैं, बाकी सब ले लेते हैं। यानी ए के जो बकाया बचते हैं एलिमेंट्स 1 2 वो भी ले लेते हैं, और बी में जो बचते हैं 6 7 वो भी ले लेते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ही है। अब इसको आप लिख सकते हैं, यानी इसमें करते क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी के एलिमेंट्स भी ले लेते हैं और बी माइनस ए के एलिमेंट्स भी ले लेते हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, हम ए और बी का पहले ले लेते हैं यूनियन, इकट्ठे हो जाते हैं सारे, फिर उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर देते हैं। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। आप इन दोनों को इक्विवेलेंट भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेट्स के अंदर। एक तो सबसेट्स आ गया, पावर सेट्स आ गया। वहां मैंने एक डिस्कशन की थी आपके साथ कि इनफाइनाइट के केसेस में कार्टियन प्रोडक्ट लेने से, यूनियन लेने से कार्डिनैलिटी बाद का चेंज नहीं होती, लेकिन एक शक्ल है जिसमें साइज सेट का हमेशा बढ़ता है, और वो है पावर सेट। cardinality of A strictly less than the cardinality of the power set of A। ठीक है। ये डिबेट मैंने आई थिंक 6 7 की जो रिव्यू किया था बुक्स का उनमें भी की है, तो कुछ बातें मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, आप उनको 6 7 की बुक्स के रिव्यू में देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी, डिमॉर्गन लॉ आपने पढ़ा होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। तो आप लिस्ट बनाएं दी मॉर्गन लॉज की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की, यूनियन की प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस किस्म की रिजल्ट सेट थ्योरी के अंदर बहुत सारे आपके पास हैं, वो आप लिखें। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप रिकॉल करें, और कोई बड़ी चीज़ सेट थ्योरी में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आसानी से आपका ये पोर्शन तो आपका आसानी से रिवाइज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम्स की मदद से आप कर सकते हैं सारी चीजें, ऑपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, डिमॉर्गन लॉज, सैनबरी। उसके बाद आ गया रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। हमने बताएं रेशो क्या होता है, हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं चंद बातें, फिर हम प्रोपोर्शन पे चले जाएंगे। इसका मैं स्कोप बता देता हूँ कि आपके टारगेट्स क्या क्या है। ठीक है। बाकी 6 7 में भी डिस्कस हुए। रेशो कंपैरिजन होता है सेम क्वांटिटीज का, ए रेशो बी, 5:7 मिसाल के तौर पे। फर्ज करें कि दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, एक ने 5 लाख दिया, एक ने 7 लाख दिया, तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो है 5:7। रेशो में और फ्रैक्शन में क्या फर्क है, जो फ्रैक्शन होता है उसमें आमतौर पे नोमिनेटर में पार्ट लिखा होता है और नीचे डिनोमिनेटर में होल लिखा होता है। तो 5/7, जैसे आपके मार्क्स हैं तो आप पढ़ेंगे 5/7 के टोटल ये है, और ये उसमें से पार्ट है। रेशो में क्या होता है, रेशो में ये दोनों पार्ट्स हैं, 5 भी पार्ट है और 7 भी पार्ट है,
और इनका टोटल निकालने के लिए, होल निकालने के लिए सम ऑफ रेशो फाइंड किया जाता है। तो ये एक एक का 5/12 है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख है, तो ए का क्या है 5/12 और बी का क्या है 7/12। तो इस तरह से हम रेशो में और फ्रैक्शन में फर्क कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट्स हैं, इनका सम 12 है, लेकिन ये क्या है 5 पार्ट्स हैं और 7 होल नंबर है, 7 टोटल है। तो इस तरह हम रेशो को फ्रैक्शन से डिफरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। रेशो में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? सबसे पहले आता है सिंप्लीफाइड रेशो, कि आप सिंप्लीफाई करके रेशो को बताएं। साल के तौर पे 2.37 है और इधर 3/7 है, तो इनकी सिंप्लीफाइड रेशो का मतलब ये होगा कि आप इनको होल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करें दोनों तरफ, और वो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने देखना होता है करके। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आ जाता है सिंप्लीफाइड रेशोज का। एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि बाज़ औक़ात आपको जो रेशोज दी होती है उनके अंदर यूनिट चेंज होता है। साल के तौर पे 6 आवर्स है और दूसरी तरफ आपके पास 900 मिनट्स है। तो आप यहाँ पे आपके प्रॉब्लम आ जाता है यूनिट्स कन्वर्जन का, तो आपको यूनिट कन्वर्जन भी आनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाता है रेशो के क्वेश्चन में। और इसके अलावा रेशोज के अंदर तीसरा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है रेशो बाज़ औक़ात आपको इस तरह दी होती है कि A/B = 4/5 और आगे B/C = 7/9, और आपने कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना होती है, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, जब आपने इनके पार्ट्स निकालने हैं तो ये कंटिन्यूड रेशो की फॉर्म में हो। तो हम क्या करते हैं, A/B, B/C, आप लिखते हैं इसको 4/5 और इसको आप लिखते हैं 7/9। और अब आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं और डिफरेंट मेथड्स भी हैं। हम क्या करते हैं, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को 5 से, 5 को 9 से, तो ये आपका प्रॉब्लम फौरन से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। 45, सॉरी। तो ये आपका प्रॉब्लम फौरन से सॉल्व हो जाए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि A/B अगर 4/5 है, यानी कि अगर ए ने 4 लाख लगाए तो बी ने 5 लाख लगाए। ठीक है। अब सी ने कितने लगाए? अगर बी ने 7 लाख लगाए तो सी ने 9 लाख लगाए। अब ये कंपैरिजन नहीं हो सकता जब तक कि बी का आप सेम नहीं कर लेते। तो आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट रेशो को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7×5 = 35 हो जाएगा, और सेकेंड रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 35 हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी का शॉर्टकट ये वाला एरो मेथड है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि रेशो का कॉन्सेप्ट कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इनहेरिटेंस का, कि औलाद के अंदर जायदाद की तकसीम इस तरह होगी कि अगर एक बेटा है तो उसको बेटी की निस्बत डबल या 2 गुना दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कुरान पाक ने एक असूल दिया हुआ है 2:1 का। तो उसके बाद आप सम ऑफ रेशो निकालते हैं, तो अगर दी हुई रकम को या दी हुई अमाउंट को आपने रेशो के अंदर डिवाइड करना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है, और रेशो की बहुत एक इंपॉर्टेंट किस्म की एप्लीकेशन है। तो ये एक प्रॉब्लम आपके पास आता है रेशोज का। रेशोज के अंदर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोपोर्शन का। तो दो रेशो अगर इक्वल हों तो उनकी इक्वालिटी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। इसमें आप जानते हैं, आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में A/B एंड C/D भी लेते हैं। अब प्रोपोर्शन के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं वो कितनी तरह के हैं? इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के, कि आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूड, उसके बाद सॉरी कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का भी आता है, और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स हैं मिसिंग टर्म्स के, या आपसे कहा जाए कि जी ये A B C D जो है ये आपके पास प्रोपोर्शन में है, आप फाइंड करें कि डी की वैल्यू क्या होगी, या कोई भी एक मिसिंग नंबर होगा, आपसे कहा जाएगा आप फाइंड करें। तो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगा के आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्या है चीजें हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, और कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी अगर इंक्रीज हो जाए
या एक के डिक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो जाए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। अब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। एक मेथड है टेबल की मदद से, कि आप टेबल में एक तरफ एक क्वांटिटी की वैल्यूज, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी की वैल्यूज लिखते हैं और आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक आपने यूनिटरी मेथड क्लास 5 में पढ़ा होगा, वो भी आप लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड है, टेबल मेथड है। एक आपका एरोस का मेथड है, जिसमें आप एरोस लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, यानी कि वर्टिकल मेथड है। वर्टिकली आप क्वांटिटीज को लिखते हैं और एरोस की मदद से करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो सेम एरोस डालते हैं ऐसे, और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो एरोस जो है वो रिवर्स होते हैं। इनको आप देखिए जरा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। और अगर एक ही जगह पे एक से ज्यादा प्रोपोर्शंस आ जाएं, ओके, इंपॉर्टेंट मोस्ट इज द कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक ही जगह पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी और इनवर्स भी, यानी एक से ज्यादा प्रोपोर्शन आ जाते हैं। वो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो सकते हैं, दोनों इनवर्स हो सकते हैं, एक डायरेक्ट एक इनवर्स होता है। अक्सर प्रॉब्लम जो आता है वो यहाँ पे आता है। तो एक एग्जांपल मैं इसकी डिस्कस कर लेता हूँ और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल 7, 8,000 है are sufficient for a family of 4 मेंबर। 8,000 4 मेंबर्स के लिए 40 डेज के लिए सफिशिएंट है। तो 15,000 5 मेंबर्स के लिए कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगा? सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है। डेज फाइंड करने हैं। जो फाइंड करना है उसे आप या तो लेफ्ट पे कर दें या राइट पे कर दें, और बाकी क्वांटिटीज को भी लिख दें। डेज है, मेंबर्स है और रुपीज है। इनके अंदर वैल्यूज पुट करें। 8,000 है, 4 मेंबर्स है, डेज 40 है। उसके बाद 15,000 है, 5 मेंबर्स है और डेज क्या है, इनको आप लिख देंगे। जो फाइंड करना है उसको हम एक्स लिख देंगे। फिर से सुन लें, 8,000 की रकम 4 लोगों के लिए फर्ज करें 40 दिन के लिए काफ़ी है, तो 15,000 की रकम 5 लोगों के लिए कितने दिन के लिए काफ़ी होगी? आपने इसकी वर्टिकली इनको लिख लिया। जो फाइंड करना है उसको साइड पे कर दिया और उसके बाद वैल्यूज पुट कर दी, और जो फाइंड करना है वहां पे एक्स लिख दिया। अब क्या करना है? अब आपने जो फाइंड करना है ना, ये है फिक्स्ड। फिक्स्ड, सॉरी, फिक्स नहीं कहना चाहिए। आप ये कह लें कि जो फाइंड करना है इसका आपने प्रोपोर्शन देखना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है बाकियों के साथ। और किस तरह से करना है? फर्ज करें, पहले हम डेज का, और पहले हम हिसाब लगाते हैं डेज का और रुपीस का, और फिर हिसाब लगाते हैं डेज का और मेंबर्स का। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो फाइंड करना है इसको देखना है बाकी क्वांटिटीज के साथ वन बाय वन, कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में। सिर्फ इसका देखना है जो फाइंड करना है। रुपीज और मेंबर्स को आपस में नहीं देखना। और कैसे देखना है? जब आप डेज का और रुपीस का ताल्लुक देखेंगे तो आप मेंबर्स को कांस्टेंट कर देंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। मसलन देखें, 4 मेंबर्स हैं, 4 ही रहेंगे। इसको चेंज नहीं करना, इसके अंदर चेंज नहीं लाना। अगर 8,000 है तो वो 40 दिन का राशन है, यानी 8,000 में 40 दिन गुजर जाते हैं। 8,000 रुपया 40 दिनों के लिए काफी है। तो अगर रुपए बढ़ा देते हैं, 8 से 15,000 कर देते हैं, तो आपने देखना है कि दिन कम हो जाएंगे कि वो भी बढ़ जाएंगे। अगर 8,000 की रकम 40 दिनों के लिए काफी है तो 15,000 की रकम में 40 से ज्यादा दिन गुजर जाएंगे। यानी कि जितने आप रकम बढ़ा देंगे उतने दिन बढ़ जाएंगे, जितने पैसे बढ़ा देंगे उतने ज्यादा दिनों का वो राशन आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो आपने एरो की डायरेक्शन सेम रखनी। ठीक होगी बात? अच्छा, ये तो आ गया रुपीज का और डेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आपने डेज का और मेंबर्स का देखना है, तो अब आपने रुपीज को चेंज नहीं करना। फर्ज करें कि रुपीज 8,000 है तो वो 8,000 ही है। अब डेज का और मेंबर्स का सिर्फ ताल्लुक देखना है रुपीज को चेंज किए बगैर। अगर 4 मेंबर हैं, और अगर 4 मेंबर्स के लिए वो खुराक 40 दिन की है, और अगर आप मेंबर बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, तो जाहिर बात है वो खुराक जल्दी खत्म हो जाएगी, दिन कम हो जाए, कम दिनों में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। यानी अगर आप लोगों की तादाद बढ़ा देते हैं तो वही खाना है, क्योंकि मैं आपको, या वही रकम, रकम मैंने कहा था चेंज नहीं करनी, वो 8,000 ही रहेगा। रकम 8,000 है, 4 लोगों के लिए वो 40 दिनों के लिए काफी है। लेकिन 8,000 में अगर 5 लोग हो जाएं तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे पैसे, दिन कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि दिनों का और मेंबर्स का जो ताल्लुक है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है, एक बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है।
तो इस तरह से आपने जो चीज़ फाइंड करनी है, इसका आपने देखना है बाकी दोनों के साथ, लेकिन जिसके साथ भी देखना है तीसरी क्वांटिटी कांस्टेंट करके देखना है। अब इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसी एरो को ही ले लें आप। सबसे पहले जो वेरिएबल वाली, इधर आपने इक्वल टू डाल देना है, इधर आपने मल्टीप्लाई डाल देना है, और इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, टेल से शुरू करना है। ये x/40 बन जाएगा, इक्वल टू, ये टेल ऊपर है, ये 4/5 बन जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये टेल नीचे है, ये 15,000/8,000 बन जाएगा, और आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके, वर्टिकली लिखना तो आपको आ गया, जो फाइंड करना है उसको साइड पे लिखें, जो फाइंड करना है उसको एक्स लिखें, जो फाइंड करना है उसके साथ बाकी दोनों का डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन लिखें, जो फाइंड करना है उसका एरो जिस तरफ मर्जी डाल दें, ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, जो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसका एरो सेम होगा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा उसका एरो चेंज होगा। यहाँ पे इक्वलिटी साइन, उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन साइन, और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या लिखना है, जो टेल है, टेल पे नंबर है उसको नोमिनेटर में लिखना है, और एरो पे जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो इस तरह से करके ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक सिस्टमेटिक मेथड यूज करेंगे तो आप बहुत जल्दी कंपाउंड फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक। And then is the applications of ratio proportion, and that is the percentage and financial arithmetics। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये एप्लीकेशन पार्ट है। परसेंटेज क्या होता है, जैसे आपके मार्क्स हैं, यू गॉट 700 आउट ऑफ 800, सो हाउ मच परसेंट, आप क्या करते हैं, आप 700 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 700 मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आपके पास आ जाती है परसेंटेज। तो अब मैथमेटिक्स के लोग हैं, आप आसानी से इसको यूं समझ सकते हैं कि एक चीज़ है परसेंटेज है, एक पार्ट है, एक होल है, और एक 100 है। तो अब ये समझ ले कि आपके पास तीन वेरिएबल है, C A B, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हैं वो तीन तरह से आ सकते हैं। एक वो जिसमें परसेंटेज पूछी जाए, एक वो जिसमें पार्ट जो है उसका टोटल का जो पार्ट है वो पूछा जाए, एक वो जिसमें टोटल पूछे जाए। तो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन परसेंटेजेस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट लॉस का टॉपिक। प्रॉफिट लॉस के लिए क्या चाहिए होता है आपको, सेल प्राइस चाहिए होती है, कॉस्ट प्राइस चाहिए होती है। इनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस देता है। सेल प्राइस ज़्यादा हो तो आपके पास प्रॉफिट होता है, सेल प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो ये आपके पास लॉस होता है, और इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इन 200, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इन 200। आसान से फार्मूले हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपने दोनों में कॉस्ट प्राइस ही क्यों यूज किया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले ली जाए तो आसान हो जाता है काम। फर्ज करें कि आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है, और आपकी जो सेल प्राइस है वो है 120। तो आप देख सकते हैं कि आपको 20 प्रॉफिट हुआ है, 100 पे मीन्स 20% प्रॉफिट हुआ है। अब आप देखें कि अगर आप प्रॉफिट को 20 को ऊपर लिखें, कॉस्ट प्राइस को डिवाइडेड बाय में लिखें, और मल्टीप्लाई 100 करें, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आता है 20%। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर फर्ज करें कि आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है और सेल प्राइस आपकी 80 है, तो आपको लॉस हुआ 20% का। ठीक है। अब इस लॉस को निकालने के लिए आप लिखा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आपके पास एक्यूरेट आंसर आया 20%। ठीक है। आपको वर्बली पता है कि 100 पे अगर 20 प्रॉफिट है तो 20% प्रॉफिट, 100 पे अगर 20 लॉस है तो 20% लॉस। अब अगर आप फॉर परसेंटेज निकालने में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बजाय किसी में भी सेल प्राइस लिख देते हैं, तो आपको देख लें एक केस में 20/120/100 20% नहीं आएगा आपका आंसर, जबकि प्रॉफिट आप जानते हैं 20% है। अगर लॉस के फार्मूले में आप सेल प्राइस लिख लेते हैं तो 20% आंसर नहीं आएगा, जबकि आप जानते हैं कि लॉस 20% है। तो आप वैसे ही याद रख लें, जो भी आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लिहाजा दोनों में, प्रॉफिट परसेंटेज में और लॉस परसेंटेज में, कॉस्ट प्राइस है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं कि कॉस्ट प्राइस का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सेल प्राइस क्या है, और सेल प्राइस का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आप उसको करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फार्मूला भी है डिवाइडेड बाय 100 के साथ। ठीक है। और अगर वो लॉस होता है
तो उसमें क्या करते हैं, 100 माइनस लॉस, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ इस बुक में नहीं है, लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा परसेंटेज के, तो वहां हम सारी एप्लीकेशन और सारे फार्मूले एक साथ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एप्लीकेशंस में आगे चल के आप देख रहे हैं कि इसमें डिस्काउंट का आ जाता है, डिस्काउंट प्राइस। तो डिस्काउंट प्राइस का ताल्लुक होता है लिस्टेड प्राइस से। लिस्टेड प्राइस कहते हैं वो कीमत जो लिखी होती है, और डिस्काउंट प्राइस वो कीमत जो आपको डिस्काउंट करके बनती है। लिस्टेड प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो लिस्टेड प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपने फाइंड करना हो प्रॉफिट लॉस की तरह, तो आप लिखते हैं डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द लिस्टेड प्राइस इनटू, यानी मल्टीप्लाइड बाय द 100, ठीक है। तो ये आपका रूल होता है इसमें, ठीक है जी। तो जस्ट लाइक प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज में आप डिवाइडेड बाय लिस्टेड प्राइस करते हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम्स के बारे में, और नंबर्स अरिथमेटिक्स, ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं अब अलजबरा पे, नंबर सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स। और यहाँ पे हम जो नंबर्स ले रहे हैं वो रियल नंबर तक है। तो नंबर सीक्वेंसेस से मुराद सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स है। अब सीक्वेंस क्या होता है, ये एक नंबर्स की एक अरेंजमेंट है जहां ऑर्डर मैटर करता है, जहां ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब इस लेवल पे आपके पास जो नंबर सीक्वेंसेस हैं ये मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपके पास सीक्वेंस स्केयर्स का हो सकता है, स्केयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 1 का स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर, 4 स्केयर, 5 स्केयर, ठीक है। आपके पास सीक्वेंस ऐसा हो सकता है जो कोई फिक्स नंबर ऐड करने से बन रहा हो, 2 11 13 15 17 19 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इन सीक्वेंसेस को दो तरीके से आपको बयान किया जा सकता है। एक तरीका, तीन तरीकों से बल्कि, एक तरीका तो यह है कि आप सीक्वेंस की टर्म्स इस तरह से आपको बयान की जाए और आपसे कहा जाए कि आप नेक्स्ट 2 या 3 टर्म्स फाइंड करें, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि इस सीक्वेंस की कोई nth टर्म, कोई जनरल टर्म दी जाए, जनरल फार्मूला दिया जाए, जिसकी मदद से ये सारा सीक्वेंस जो है ये फाइंड हो सकता है। मिसाल के तौर पे an इज इक्वल टू 2n+3। तो फिर आप फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए n को 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 5। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आप n को 2 पुट करेंगे, 7 एंड अप टू सो ऑन। तो आप जनरल फार्मूला से भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये होता है कि आपको कोई रेफरेंस रिलेशन दिया होता है। इसमें स्टार्टिंग कुछ टर्म्स दी होती हैं, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको एक रेफरेंस रिलेशन दिया होता है। मिसाल के तौर पे ये एक रेफरेंस रिलेशन है, 2n-1। आप इसे कैसे यूज करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे कि आप n को वैल्यूज देंगे, और n को स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 के साथ, तो ये बन जाएगा a3 इज इक्वल टू a1+2a2। यानी नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस 2 टर्म्स की मदद से आ जाया करेगी। इस रिलेशन को रेफरेंस रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सीक्वेंस है, फैक्टोरियल सीक्वेंस, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और अप टू सो। तो ये एक सीक्वेंस है फैक्टोरियल्स का। इसको आप जनरल टर्म लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया, ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। इसमें आप कोई भी टर्म फाइंड करनी हो आप कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो है, आप जानते हैं कि एन फैक्टोरियल जो होता है उस इक्वल लिखते हैं एन इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि ए एन इज इक्वल टू एन a n-1। तो ये आपके पास एक रेकरेंस रिलेशन आ गया, ठीक, विद a1 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म आपको दी होती है, आगे नेक्स्ट सारी टर्म इस रेकरेंस रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रेकरेंस रिलेशन है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास यही nth टर्म आती है। तो nth टर्म जो होती है वो इस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन कहलाती है। इसके अलावा कुछ वेल नोन सीक्वेंसेज हैं, जिनमें से 2 यहाँ पे आपको मिलेंगे।
एक है अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि अगर किसी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म ए हो और नेक्स्ट टर्म किसी फिक्स नंबर को ऐड करने से आती हो, तो उसे हम बोलते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म का फार्मूला a1 + n - 1d है। ठीक है, यानी एक तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद रखते हैं हम, next term minus previous term. This is called common difference. And nth term an is equal to a1 plus n minus 1d, जिसकी मदद से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। और एक सम का फार्मूला n/2 a1 प्लस an, और अगर लास्ट टर्म ना दी हो तो फिर 2a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, जिसमें कॉमन रेशियो डिफाइन की जाती है an/an-1, एंड nth टर्म डिफाइन की जाती है an इज इक्वल टू a and r⁻n-1, और सम फाइंड किया जाता है इसमें an-1 सॉरी rn-1 ओवर r-1 इंटू a। और इसके अलावा आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज का सम पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज में पॉसिबल है, और वो होता है a/r-1 इन केस इफ r मॉड इज लेस, जब कॉमन रेशियो लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो जब लेस देन 1 होती है, तो फिर आप ऐसे इन्फिनिटी भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल से आपने देखना हो तो आप इस चैप्टर को डिस्कस कर सकते हैं मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर में, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सीरीज हैं इंपॉर्टेंट, जैसे k फ्रॉम 1 to n समेशन 1, k फ्रॉम 1 to n समेशन k फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर, k फ्रॉम 1 to n k क्यूब। तो आप इनके फार्मूले जरूर देखिएगा और इसमें आप लिस्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो है ये 1 से लेकर ये 1 है, 1 + 1 + 2 n टाइम्स, तो इसका आंसर n आ जाएगा। सेकंड वन 1 + 2 + 3 n तक है, n × n + 1/2। इसी तरह आप बाकी दोनों भी देख लें। तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीजें साथ आपको ऐड करा दी हैं। मजीद डिटेल फर्स्ट ईयर के लेक्चर में आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये पहली चीज तो ये हो गई जिसमें आ गया नंबर सीक्वेंस। अब आप नोट करें कि फर्स्ट ईयर में जो हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका कॉन्सेप्ट अब 8th क्लास में है। ठीक, अच्छा, इसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम आ गया सीक्वेंसेस के। सेकंड टॉपिक अलजबरा का जो है वो है एक्सपेंशन। यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक अलजबरा अपना रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेवल पे, यानी एक्चुअली दिस इज स्टार्ट ऑफ योर अलजबरा। अब अलजबरा में स्टार्ट में होती हैं दो चीजें। ये जितने भी आपके नंबर्स हैं, जितने भी हम नंबर्स यूज करते हैं, अगर इनको एज इट इज यूज किया जाए तो हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स, यानी कांस्टेंट्स में इनके जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नंबर्स को लेते हैं, सम टाइम अल्फाबेट्स भी लेते हैं, लेकिन अल्फाबेट्स अगर इस तरह से लिया जाए कि उनकी वैल्यू चेंज हो जाती हो डिफरेंट क्वेश्चन में और डिफरेंट सिचुएशन में, तो आप उसको कहते हैं वेरिएबल्स। आमतौर पे XYZ TUV, ठीक है, LMN, ये वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स 1 2 3, या अगर अल्फाबेट्स को कहा जाए ABCK LMN, अगर कहा जाए कि ये कांस्टेंट्स हैं, यानी इनकी वैल्यू चेंज अगर नहीं करनी, तो फिर ये भी कांस्टेंट बन सकते हैं। अदरवाइज नंबर्स जो होते हैं ये कांस्टेंट और ये अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल के तौर पे लेते हैं। इनकी वैल्यू भी नंबर्स में ही आती है, लेकिन चेंज हो सकती है, तो इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जो ये नंबर्स होते हैं इनकी वैल्यू 3 है तो 3 ही रहना है उसमें, इनको कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो अलजबरा में बेसिक चीजें हमारे पास क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है कि जो ये अलजेब्रा 8th क्लास का है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अच्छा, उसके बाद ये अब ये वेरिएबल आ गया, इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई नंबर या कोई चीज भी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स वेरिएबल बोल रहे हैं। फिर एक्स रेज टू पावर फर्ज करें 2 है, तो ये उसकी एक्सपोनेंट कहलाती है। और एक्सपोनेंट के हिसाब से एक्स को आप बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट और बेस का कॉन्सेप्ट भी आ गया। फिर अल्जेब्राइक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मीन्स के
3x² प्लस वाई सपोज ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जहाँ इनके दरमियान अरिथमेटिक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर इक्वालिटी साइन आ जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी, अगर इनइक्वालिटी साइन आ जाए तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो इक्वेशंस बन सकती है, इनइक्वालिटीज बन सकती है। ठीक है, उसके बाद आ गई कुछ टाइप्स, लीनियर in one variable, quadratic in one variable ax square bx plus c, and then cubic and biquadratic, and then in general polynomial of degree n, pnx, anxn, an minus 1, xn minus 1। ये ai सारे के सारे क्या हैं, ये इसके कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ए एन जो है ये नॉन जीरो होगा तो nth डिग्री पोलिनोमियल बन जाएगी और ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। फिर अगर पोलिनोमियल्स की रेशो की फॉर्म में आ गई तो ये रैशनल पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, रैशनल पोलिनोमियल इसी तरह। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फार्मूला, इसको आप एक रिवाइज कर लें और यहाँ पे लगा लगा लें। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं फिर आपके पास फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के तीन मेथड, लीनियर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और फिर वो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक बन सकती हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस में नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेट हम निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, इसी तरह एक्सपोनेंट लॉज हैं, प्रोडक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आई थिंक सो कि इसमें कोई इतना प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा। ठीक, तो ये एक बेसिक सा अलजेब्रा है आपके लिए। एंड देन इज द मेजरमेंट, मेंसुरेशन। मेजरमेंट्स जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे स्टार्ट में आप करते आए हैं, आप लेंथ की मेजरमेंट, उसके मीटर्स में, उसके बाद वेट की मेजरमेंट्स है, फिर टाइम की मेजरमेंट्स है, इनके टेबल्स आपने बनाए। यूनिट कन्वर्जन्स की, स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, इसी तरह बड़े यूनिट्स में डेका है, किलोमीटर है। ठीक है, और गीगा है, मेगा है। ये सारी जो है वो आप फिजिक्स के अंदर भी करेंगे, यूनिट्स के अंदर भी, और यहाँ पे भी आप जो है ना ये चीजें करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे आप यानी इन चीजों से आगे क्या किया था आपने, आगे मैंने आपसे ये कहा था कि आप लेंथ, जब लेंथ वन डायमेंशन में है तो लेंथ है, टू डायमेंशन में मैंने आपसे कहा था कि आप एरियाज के फार्मूला कैलकुलेट करें, एरियाज और पैरामीटर की लिस्ट बनाएं। ये जरूर बनाएं। आप शुरू कर सकते हैं इसको स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, पैरेललोग्राम से। ठीक है, और डिफरेंट शेप के एरिया पैरामीटर से। फिर थ्री डायमेंशन में हम चले गए, थ्री डायमेंशन में हमने क्या किया, हमने इसको, हमने सरफेस एरिया लिया और वॉल्यूम लिया। फिर हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह फिर आगे ट्राइंगल्स में चले गए, मेजरमेंट्स में ट्राइंगल की एंगल, साइड्स, पॉलीगॉन्स में चले गए, पॉलीगॉन्स की मेजरमेंट्स। उसके बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर आपको पता है साम ऑफ एंगल 180 होता है। पैथागोरस थ्योरम आपको पता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यानी ये सारी कैलकुलेशन आगे राइट ट्रायंगल की। फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा ओब्लिक ट्रायंगल का। ठीक है, वो लेक्चर भी आप ले सकते हैं। ओब्लिक ट्रायंगल के अंदर पैथागोरस थ्योरम जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन बन जाता है, वहां पे लॉ ऑफ साइंस भी है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी है। ठीक है, ओब्लिक ट्रायंगल के इसी तरह एरियाज के फार्मूलाज भी हैं। सर्कल आ जाता है, सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोलते हैं, फिक्स लेंथ होती है जिसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस। उसके बाद रेडियस को डबल करते हैं तो फिर डायमीटर बन जाता है। ठीक है, और ये होता क्या है, कॉर्ड क्या होती है, सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाएं तो कॉर्ड बन जाती है, वो कॉर्ड अगर सेंटर में से गुजरती है तो वो डायमीटर बन जाती है। और यही कॉर्ड को अगर दोनों तरफ बढ़ा दें, यानी एक लाइन जो सर्कल में से पास करती है, सर्कल को दो दो पॉइंट पे कट करती है, उसको हम सेकंड कहते हैं। एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक बैरूनी तौर पे एक पॉइंट पे टच करती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह सेक्टर क्या होता है, जैसे आप केक कटिंग करते हैं तो आप दो उसके एक पीस निकालते हैं, वो सेक्टर हो जाता है। बाउंड्री का एक पीस लेते हैं तो उसको आर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे इनको ये रिकॉल कर लें। उसके बाद सेंट्रल एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा।
इसी तरह सेक्टर एक, जैसे ओ ए बी सेक्टर है, इसका एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, आर्क लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूलाज वगैरह यहाँ पे ये देखें ये किए हुए हैं, तो ये चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। बाकी आपने इसको, मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर में एक डिटेल्ड लेक्चर है और उसमें फार्मूला लिस्ट भी बनी हुई है इनकी सारी। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चीज़ें हमने करनी है। सरफेस एरिया में आपने जैसे कि 7 क्लास के लेक्चर में मैंने कुछ डिटेल से आपको डेरिवेशंस करवाई थी, सिलेंडर का, स्फीयर का, क्यूब का, क्यूबाइड का, पिरामिड का। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना, तो वो लिस्ट दोबारा से यहाँ रिपीट कर दें। ठीक है जी, तो ये आपकी मेजरमेंट्स में है। सरफेस एरिया ये देखें, अब स्फीयर का आ गया है, सिलेंडर का आ जाएगा, क्यूब का आ जाएगा, हेमिस्फीयर का, कौन का, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं आपके सामने काउंट कर रहा हूँ इनकी आप एक एक पेज पे लिस्ट बना लें और इनके फार्मूलाज वगैरह जो है वो आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद बाज क्लासेस में आता है कंस्ट्रक्शन के, पैरेलल लाइन कैसे बनानी है, लाइन कैसे बनाना है, कोई भी एंगल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब सेम साइज और सेम शेप हो, साइज और शेप सेम हो तो आप कंग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, और इसको ये इक्वल टू के आगे ये सिंबल आपके सामने, ए कंग्रुएंट टू बी ये लगी हुई है, यानी दो शेप्स को अगर आपने इक्वल कंग्रुएंट साबित करना है तो उनका साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए, तो वो आप कहते हैं कि ये कंग्रुएंट है। जैसे कि ये ट्राइंगल्स आपके सामने है। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी शेप्स जो हैं वो सेम, एंगल्स यानी कि सेम होते हैं, तो आप कहते हैं कि ये सिमिलर है। ठीक है, जैसे एक स्मॉल स्केयर हो सकता है, एक लार्ज स्केयर हो सकता है, लेकिन दोनों स्केयर्स हैं तो आप कहेंगे ये सिमिलर हैं। दो ट्राइंगल ऐसे ले लें जिनके तीनों एंगल बराबर हैं, तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी, चाहे एक बड़ी हो एक छोटी हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपके ये सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, ये मैंने बता दिया आपने, सिमिलर ट्राइंगल कब होंगी, जब उनके एंगल सेम होंगे, चाहे उनके जो लेंथ्स जो हैं वो सेम ना भी हों। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आगे चलते हैं जी। ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं एमसीक्यूज बेस्ड, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद रोटेशन, ट्रांसलेशन, इनलार्जमेंट। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स भी हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट डोमेन या एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। अब इस लेवल पे इसमें दो चीज़ें शामिल हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स में, एक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है और एक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक तो इसमें भी मैं आपको यही कहूंगा कि फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 जो है प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन और बेसिक स्टैटिस्टिक्स का है। आप वहां से प्रोबेबिलिटी का टॉपिक तो आप वहां से डिटेल से कर लें। अलबत्ता इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है वो क्लास 8 लेवल तक का ही काम है, या 9 10 का। ठीक है, तो इसे हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग मींस कि हमने डाटा को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, एक रॉ फॉर्म में डाटा है, उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो डाटा की दो फॉर्म होती है, दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट डाटा है, एक कंटिन्यूअस डाटा है। डिस्क्रीट में गैप्स होते हैं, कंटिन्यूअस में गैप्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे 5 फ्लावर्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 कैप्स, आमतौर पे ये इंटीजर्स होते हैं। जबकि कंटिन्यूअस में कैसे है, 5.5, 15.5, 7.5। कंटिन्यूअस में एक इंटरवल होता है पूरा का पूरा, यानी फर्ज करें कि आपके पास जितने 0 1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे आ जाएंगे, जितने भी नंबर रियल नंबर हैं सारे के सारे आ जाएंगे। जबकि डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे कोई सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, 1 3 5, ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं। अब 1 3 5 में 1 और 3 के दरमियान जो इंटरवल है वो शामिल नहीं है, 3 5 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो शामिल नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस में ये होता है कि अगर 0 1 दो नंबर्स हैं तो उनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। ये आमतौर पे इसमें डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं, फ्रैक्शन आ सकती हैं। और डिस्क्रीट में क्या होता है कि इसमें अगर अगर फर्ज करें ऐसे बना भी दिए जाए, 1 है, 1/2 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप कर भी दें, तो भी ये याद रखें कि इन दो, जब ये 1 और 1/2 तो है, लेकिन इनके दरमियान जो पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं है, पूरा इंटरवल नहीं है। तो कंटिन्यूअस में इंटरवल होता है, डिस्क्रीट में जस्ट कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो ये डाटा दो तरह से मिल सकता है आपको, डिस्क्रीट की फॉर्म में और कंटिन्यूअस की फॉर्म में।
आगे फिर इनको आप क्या करते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। मिसाल के तौर पे आपके पास द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 10 इन अ टेस्ट बाय 20 स्टूडेंट्स। आपके 20 स्टूडेंट्स थे, 10 नंबर का आपने टेस्ट लिया, उनके ये रिजल्ट्स नीचे लिखे हुए हैं। अब ये रिजल्ट्स जो है ये अनग्रुप्ड फॉर्म में, अनग्रुप्ड डाटा है, रॉ डाटा है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ग्रुप डाटा करने के लिए क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, 30 स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन ग्रेड 8। डाटा में बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। 30 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया क्लास 8 में, उनके स्कोर के मुताबिक उनको हम अरेंज कर रहे हैं। स्कोर 50 to 60 में 5 स्टूडेंट्स हैं, 60 to 70 में 7 हैं, 70 to 80 में 12 हैं, 80 to 90 में 2 हैं, 90 to 100 में 4 हैं। तो ये अब ग्रुप्ड डाटा कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप बने हुए हैं, क्लासिफिकेशंस बने हुए हैं। तो ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, दो तरह से डाटा आता है। डिफरेंस क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जैसे देखें अब डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि डिस्क्रीट में पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब आप टेबल ड्रा करेंगे तो आप जैसे ये पेयर ऑफ शूज 10 नंबर के लिए अलग कर लेंगे, 11 नंबर के अलग कर लें, 12 नंबर के अलग, यानी हर एक नंबर के लिए अलग तादाद जो है बता सकते हैं। ठीक है, कि 10 नंबर के जूते कितने हैं, 11 के कितने हैं, 12 के कितने हैं, 13 के कितने हैं, 14 के कितने हैं, 15 के कितने हैं। जबकि कंटिन्यूस में क्या पूरा इंटरवल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 से लेके 6 तक के दरमियान जिनके स्कोर है वो कितने हैं, 6 से लेके 9 तक जिनका स्कोर है वो कितने हैं, 9 से 12 तक जिनका स्कोर है वो कितने हैं। तो ये फर्क है कंटिन्यूस में और डिस्क्रीट में। ठीक है, तो अभी तक जो बातें हमने की डाटा हैंडलिंग में, वो डाटा के बारे में है, ग्रुप अनग्रुप के बारे में, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। फिर इसके ग्राफ बनाए जा सकते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, पाई चार्ट। ये ग्राफ जो है ये किसके लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें। ये देखें, ये एक लाइन ग्राफ ना आपको शो हो रहा है। उसके बाद ये देखें, ये बार की मदद से बार ग्राफ है। उसके बाद ये आपके सामने एक नया ग्राफ है, मल्टीपल बार ग्राफ। उसके बाद आएगा पाई ग्राफ, ये पाई, ये जो सर्कल की फॉर्म में दिया हुआ है, ये पाई ग्राफ है। तो ये आपका डाटा जो है उसको जाहिर करने के लिए आप यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी ग्राफ जो है वो एक पिक्चर होती है डाटा की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सी चीज कितनी मर्तबा आई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई उसके बाद। अच्छा, ये इसी तरह टैली मार्क्स क्या है, ये उसकी तादाद को जाहिर करने के लिए फ्रीक्वेंसी के वो कितने बार आया। ठीक है जी, तो ये कुछ सिंपल सिंपल आपकी चीजें हैं, कैलकुलेशंस हैं। ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आगे हिस्टोग्राम ग्राफ भी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है। ठीक है, इनकी मदद से भी आप इनको जाहिर करते हैं। अच्छा, इसी तरह आगे चल के आपके पास अ, आ जाएगा, 3 कॉन्सेप्ट आएंगे। हाँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या शामिल होता है, मीन, मीडियन और मॉड। मीन के लिए आप यूज करते हैं अपना वर्ड एवरेज। एवरेज का वर्ड, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सम को टोटल नंबर पे डिवाइड करने से आपके पास एवरेज आता है। ठीक है, तो किसी भी डाटा में जो मीन से क्या मुराद है, ये वही एवरेज वाला आपका काम है। अच्छा, उसके बाद मीडियन होता है। मीडियन क्या होता है, मिडिल रकम, दरमियानी रकम कौन सी है, एक हो सकती है, दो हो सकती है बाज़ औक़ात। उसके बाद क्या है जी, मॉड। मॉड क्या होता है कि जो मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट होती है चीज। ठीक है, तो ये इनके आगे फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, ये आप देखते जाएं जरा। ये फार्मूलाज जो है ये आप कर लें, टेबल की मदद से आप इनकी प्रैक्टिस भी कर लें तीनों चीजों की। ठीक है, और ग्रुप डाटा की फॉर्म में क्या करते हैं, अनग्रुप डाटा की फॉर्म में क्या करते हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन है, इसमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड है। रेंज अब नाम से जाहिर है, रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और उसके बाद वेरिएशन का फार्मूला है स्क्वायर का, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप रिवाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। इस पे भी डिटेल्ड लेक्चर पढ़ा है फर्स्ट ईयर की बुक से, और 6-7 क्लास में भी हमने इसको किया था। आप उन लेक्चर्स में से भी कर सकते हैं, और कुछ थोड़ा सा मैं रिपीट भी कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज के अकर होने के चांसेस। साल के तौर पे आप टॉस करते हैं तो आपके पास आउटकम्स क्या आती है, हेड, टेल।
याद रखते जाए। जो आउटकम्स का सेट होता है इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप डाइस को रोल करते हैं तो उस वक्त आउटकम क्या होती हैं, डॉट्स होते हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 4 5 6, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आपके पास आउटकम्स होती हैं, और आउटकम्स को हम आप सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये सैंपल स्पेस बन जाता है। फिर आपको बीच में से किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, उसको फेवरेबल इवेंट भी, उसको इवेंट भी कहते हैं या फेवरेबल आउटकम भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हेड अपीयर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस फाइंड करना चाहते हैं, या मिसाल के तौर पे आपके पास डॉट्स जो हैं वो इवन डॉट अपीयर हो 2 4 6 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो ये आ गया। ये हमेशा याद रखना है कि ये सबसेट होता है एस का, ठीक है, ई सबसेट है एस का। उसके बाद इनके एलिमेंट्स देख ली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में कितने कितने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। अब कुछ रिजल्ट्स, साल के तो ई क्योंकि प्रॉपर सब ई सबसेट है इसका, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज लेस इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, और ये तादाद है तो ग्रेटर इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय एस मॉड ऑन ऑल साइड्स, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, आप इसको एस मॉड से तीनों साइड पे डिवाइड करके, तो ये 0 लेस इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला बन जाएगा, लेस इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहेगी। यहां से हम डेफिनेशन देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1, अदरवाइज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 का मतलब है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 का मतलब है कि ये श्योर इवेंट है, लाजमी होगा, मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह आपके पास किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है पीई बार, वो आती है जब उसको उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस किया जाता है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ फार्मूलाज हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी को हम रिप्लेस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से, तो ये फार्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और सम रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के। और भी आगे जाके आपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एमएससी और बीएस में आपने कोर्स में पढ़े हैं। ये तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, और डिफरेंट टाइप्स इसकी प्रोबेबिलिटीज की जो है वो आपने पढ़ी है, और मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो आप करते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस 8th क्लास बुक रिव्यू। इसके बाद हम 9 10 जनरल जो है जनरल मैथ है 9 10 का, उसका रिव्यू कर लेंगे, और आईकॉम के मैथमेटिक्स का। तो ये 4 5 6 किताबों की बुक्स का रिव्यू आप एक डे में कर सकते हैं, और ये जस्ट उन लोगों के लिए जो बुक्स के साथ बुक से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आसानी से आप इन बुक्स को रिव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड मेथड भी बहुत ज़बरदस्त है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अब इन्हीं बुक्स में से जो बेसिक मैथमेटिक्स की कलेक्शन है बुक्स की, हमने 10 टॉपिक्स बनाए हैं, और हर टॉपिक को जब आप इंडिविजुअली करेंगे तो उसमें ये होगा, जैसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है इसका एक टॉपिक है, इसको जब आप करेंगे तो उन नोट्स और उन एमसीक्यूज की मदद से आपका क्लास 6 ऑनवर्ड सारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह रेशो प्रोपोर्शन एक चैप्टर है, परसेंटेज एक चैप्टर है, बेसिक अलजबरा एक चैप्टर है, बेसिक ज्योमेट्री एक चैप्टर है, मेजरमेंट एक चैप्टर है, नंबर सिस्टम एक चैप्टर है। तो इस तरह हमने 10 चैप्टर्स के अंदर इसको बेसिक मैथमेटिक्स को इन दी एंड डिवाइड कर देना है, और वो टॉपिक वाइज स्टडी होगी, वहाँ कोई फार्मूला पेजेस और वहाँ एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी, और उनमें से ही क्विज आपका हो जाएगा टॉपिक वाइज। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।